क्या होगा भैया अगर कोई आपको फ्री के 4 मार्क्स दे दे तो, है ना? फ्री के 4 मार्क दे दे तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो यही बवाल मचाने के लिए आज लेकर आया हूं आपके लिए ऑल दी गिव द साइंटिफिक रीजन, यानी कि अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो होता है बोर्ड एग्जाम में, उसका आज हम यहां पर पूरा का पूरा वीडियो देखने वाले हैं, जिससे आपके श्योर शॉट जो होंगे यहां पर 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो कौन से पॉसिबल यहां पर गिव द साइंटिफिक रीजन हो गए, और उसमें भी अब देखो भाई, टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत सारे गिव दी साइंटिफिक रीजन दिए गए हैं, लेकिन वहां से क्या सारे के सारे साइंटिफिक रीजन आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो इसमें भी देखो, मैंने पूरे के पूरे आज के इस वीडियो सेक्शन में जो होगा, वीडियो सेशन में पूरे के पूरे 4 मार्क्स कवर करने वाला हूं। गिव दी साइंटिफिक रीजन जो जो पॉसिबल है वो लाऊंगा, और उसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम ज्यादा यहां पर फोकस करने वाले हैं। तो भारी भरकम डिमांड थी कि सर साइंटिफिक रीजन नहीं समझ में आ रहा, नहीं जम रहा है, तो भैया इसको आज सेट कर देंगे अपने दिमाग के अंदर, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और वो भी चलेंगे अपन चैप्टर वाइज, ठीक है? वो भी कैसे चलेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए भैया, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वो होता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब अभी तक तो यहां पर अगर देखा जाए तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से एज सच इतने कुतने ज्यादा यहां पर जो है बन नहीं सकते गिव द साइंटिफिक रीजन, लेकिन एक साइंटिफिक रीजन बन सकता है, वो होगा अपना टॉपिक। कोई गेस कर पाएगा भाई? कोई गेस कर पाएगा कौन सा टॉपिक होगा जिसमें से गिव द साइंटिफिक रीजन बन सकता है? वो होगा अपना कनेक्टिंग लिंक से। यस, वेरी गुड, है ना? तो सबसे पहले हमें पता है, देखो भाई, अब कनेक्टिंग लिंक के अंदर 3 एग्जांपल है। एक है पेरीपैटस, डकबिल प्लेटिपस, और उसके बाद क्या है, लंगफिश। अब लंगफिश के बारे में ज्यादा दिया गई नहीं है। पेरी डकबिल प्लेटिपस के बारे में भी जो हो गए 2-3 ही कैरेक्टर दिए गए। एक तो वो रेप्टाइल के जैसे एग ले करता है, और उसी के साथ वो मैमल्स के जैसे मेमोरी ग्लैंड है, और हेयर से ज्यादा कुछ कैरेक्टर है नहीं। तो 2 मार्क्स के अंदर बहुत, मतलब यहां से 4 से 5 पॉइंट लिखने लायक ऐसा कौन सा हमारे पास कनेक्टिंग लिंक है? वो है पेरीपैटस, राइट? सो पेरीपैटस के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। सो क्वेश्चन कैसा बनना, लक्ष्य द्या। पेरीपैटस इज द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग लिंक। काहे काहे भैया पेरीपैटस को कहा जाता है एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग लिंक? एग्जांपल क्यों दिया जाता है? कनेक्टिंग लिंक किसको कहते हैं? हमारे पास समझ लो ए ग्रुप है, सही बात है। हमारे पास समझ लो भैया यहां पर एक ए एनिमल है, हमारे पास यहां पर बी एनिमल है, ठीक है? अब हमारे पास बीच का बंदर होता है, वो होता है सी एनिमल। अब ये सी एनिमल क्या करता है, या फिर सी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? आधे कैरेक्टर, थोड़े बहुत कैरेक्टर ए के शो करता है, और थोड़े बहुत कैरेक्टर बी के शो करता है। इसका मतलब क्या, अगर समझ लो ए के बाद बी इवॉल्व हुआ है, तो सीधा सीधा वो बी इवोल्यूशन यहां पर सीधा सीधा नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या कि पहले ए था, ए के बीच यहां पर सी बना, और सी के बाद यहां पर बी बना। अब ये क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग लिंक, यानी कि जो जो दोनों अलग अलग ग्रुप है इनके बीच का कोई तो भी कैरेक्टर यहां पर शो करता है। ये हमें समझ में आ जाता है इन कनेक्टिंग लिंक, राइट? ओके, अब पेरीपैटस को क्यों यहां पर कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है? सबसे पहले आप सबसे पहले लिखोगे पेरीपैटस शोज द कैरेक्टर ऑफ बोथ एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट सबसे पहले, है ना? मैंने सीधे सीधे आंसर ही लिख के लाया आपके लिए। चलो, सबसे पहले क्या है, पेरीपैटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कैरेक्टर, सॉरी, पेरीपैटस शोज द कैरेक्टर ऑफ बोथ द ग्रुप, दैट इज एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। ओके, अब आपको एनेलिडा के कैरेक्टर्स बताने होंगे। कैरेक्टर्स ऑफ एनेलिडा, जैसे सेगमेंटेड बॉडी होगी, बॉडी के ऊपर थीन क्यूटिकल होगा, वैक्स जो होता है, ठीक है? उसके बाद जो होगा उनके पास पैरापोडिया होते हैं, यानी क्या होता है, पैर जैसे, लेकिन वो पैर नहीं होते, वैसे वहां पर एक पोडिया, पोडिया मतलब लेग्स, राइट? तो ये प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया। ये हो गए किसके कैरेक्टर? ये हो गए अपने एनेलिडा के। अब ऑर्थ्रोपोडा के कौन से कैरेक्टर होते हैं? जैसे यहां पर उनके पास ट्रेकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है ना? देखा होगा सेगमेंट के ईच साइड पर स्पिरैकल्स होते हैं, वहां से ऑक्सीजन आता है, CO2 चला जाता है, राइट? सो ट्रेकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसी के साथ उनके साथ होता है यहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमारे ईच एंड एवरी सेल सीधा ब्लड के कांटेक्ट में आता है। हेंस 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 मींस कोमड़ी। हेंस पेरीपैटस is connecting link, is the example of कनेक्टिंग लिंक। तो ये हो गया मेरा यहां पर आंसर, सही बात है, कनेक्टिंग लिंक। तो ये हो जाएगा मेरा यहां पर एकदम सही से आंसर, राइट? सो हमने पहले यहां पर देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट मुझे मिनिमम लिखने होते हैं।
अब 4 पॉइंट अगर लिखोगे तो उसके अंदर सबसे पहले पेरिपेटस क्या कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में है, एनिलिडा ऑर्थ्रोपोडा का, वो बता दिया। उसके बाद आपने एनिलिडा के कैरेक्टर, फिर ऑर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर, और फिर यहां पर फोर्थ पॉइंट आ गया हेंस, और ऊपर का एज इट इज सेंटेंस हमें लिख देना है। ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट। चलो बहुत इजी होते देखा जाए तो। अब इसमें से एक ही आंसर देखो, अगर समझ लो पेरीपैटस के जगह डकबिल प्लैटिपस भी आ जाए तो क्या करोगे, आप लिखोगे डकबिल प्लैटिपस शो द कैरेक्टर ऑफ रेप्टिलिया एंड मैमिलिया, राइट। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स इतना लिख देना। तो कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स दैट इज लेइंग एग्स, एंड कैरेक्टर ऑफ मैमल प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर्स। ये हो जाएगा यहां पर, सही बात है, ये हो जाएगा इस तरह से यहां पर। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो है चैप्टर हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टंट देखने को मिळता है, दॅट इज लाईफ प्रोसेसिंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 1, राईट। आता याच्या आधी जर तुम्ही जर बघायला गेला, याच्यामध्ये एरोबिक रेस्पिरेशन मधनं काही नाही येणार, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन वर गिव द सायंटिफिक रिझन खूपदा विचारतात, राइट, खूबदा विचारतात। ओके सो अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर सबसे पहले जब मुझे देखने को मिलता है वो क्या होता है कि कहीं कभार अपने प्लांट्स और एनिमल्स, एज वी नो दैट हायर प्लांट हायर एनिमल कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं परफॉर्म करते, राइट। लेकिन कहीं कभार यहां पर जो होते हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, वो क्या करते हैं यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब प्लांट कब करते हैं, अगर समझ लो यहां पर पूरी की पूरी जमीन सबमर्ज है अंडर वाटर, राइट। अब ऊपर से अगर सीड गिरता है तो वो पानी के मतलब पानी से होते हुए जमीन के ऊपर चला जाएगा, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा। उस टाइम पर वो यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करके जो होगा वहां पर जर्मिनेट कर पाएगा, उस टाइम पर प्लांट करता है। अब एनिमल कब करते हैं, जब हमें हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हेवी एक्सरसाइज करते हुए हमारे बॉडी के अंदर लेस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन आता है, उस टाइम पर हमारे बॉडी सेल और मसल सेल्स क्या करते हैं, यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यहां पर करते हैं। सही बात है, यही तो पॉइंट बताना है, यही पॉइंट बताना है। कॉन्सेप्ट याद है उसको भैया अपने शब्दों में रख ले। क्या रखेगा, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि तुझे यहां पर सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बोला गया है, तो सबसे पहले डेफिनेशन चिपका देना, थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएंगे, है ना, चेक कर। उसके बाद सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज अंडर द वाटर ड्यूरिंग अ जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन के टाइम पर अगर पानी अगर भरा होगा तब उस टाइम पर सीड एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी। ओके, when we do heavy exercise, उस टाइम पर when we do heavy exercise that time intake of oxygen in our body is very low। ओके, सबसे पहले ये सेंटेंस तूने कंप्लीट कर दिया, ये सेंटेंस तूने कंप्लीट कर दिया, बहुत बढ़िया। तभी आगे बढ़ेगा, तभी नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर स्टार्ट करेगा, वो कौन सा होगा, देन आवर मसल सेल स्टार्ट टू परफॉर्म लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ड्यू टू लो ऑक्सीजन। सही बात है, यहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है मसल सेल के अंदर। हेंस कोमड़ी समटाइम्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हो जाता है मेरा आंसर। भाई क्वेश्चन तेरे सामने है, कॉन्सेप्ट तेरे दिमाग में है, बस उस कॉन्सेप्ट को बराबर तरीके से रखना, यही है तुझे, बाकी और कुछ नहीं करना है। गिव द साइंटिफिक रीजन, तेरा ऐसा ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत यहां पर बिल्कुल भी नहीं। चलो अब उसके बाद इसी के रिलेटेड दूसरा एक है, वो कौन सा है, वी फील टायर्ड वाइल डूइंग एक्सरसाइज, है ना, या फिर आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज हमें बहुत थकावट फील होता है। थकावट फील कब होगा, जब आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। एनर्जी कैसे नहीं बचेगी, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी तैयार नहीं हो रही है। एनर्जी कैसे तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि तू जब भाई एक्सरसाइज कर रहा था उस टाइम पर तेरी बॉडी जो है यहां पर लेस अमाउंट ऑफ जो होगा ऑक्सीजन इंटेक कर रही है। अब इसके वजह से क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के वजह से क्या हो जाएगा कि तेरे मसल्स के अंदर यहां पर लैक्टिक एसिड तैयार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है, और एज वी नो दैट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसका मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल बन रहे हैं एटीपी के, तो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस हो रही है, राइट। चल लिख दे फिर, when we do heavy exercise there is a less intake of oxygen in our body। सबसे पहले ये लिखते, उसके बाद our muscle cells start to perform anaerobic respiration। ओके, लिख दिया, ये वाला सेंटेंस लिख दिया। अब इससे और ज्यादा इलाबोरेट कर दे, क्या, लैक्टिक एसिड गेट फॉर्म एंड एक्यूमुलेट इन आवर मसल्स एंड वी फील क्रैम्प, हमें पैर दुखने लगते हैं ना। उसके बाद ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिख देगा 2 ATP,
स्पेसिफाई हो जाएगा ना, इज सिंथेसाइज, हेंस वी फील टायर्ड व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज। तो ये हो जाएगा इसका भी आंसर। बहुत इजी है मेरे लाल। कब आएगा? जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नहीं भी आ रहा होगा ना तो भी उसके रिलेटेड तो बहुत कुछ लिख सकता है अगर तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो। सही बात है? ओके चल, अब इसके रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन बन जाता है अपना सेल डिवीजन से। हाँ, सेल डिवीजन से भी गिव द साइंटिफिक रीजन बन सकता है। कैसे? कि हमारे बॉडी के अंदर या फिर सेल डिवीजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब क्यों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? दिमाग लगाना। एक तो छोटा सा जाइगोट होता है, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है डिप्लॉइड, उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्यों? बिकॉज जाइगोट माइटोसिस परफॉर्म करता है। सही बात है? हमें यह पता है कि यहां पर गैमेट्स तैयार होते हैं जो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करते हैं। अब यह क्यों होता है? जस्ट बिकॉज यहां पर मियोसिस होता है, सेल डिवीजन, है ना। अगर तेरे बॉडी के अंदर कोई डैमेज हो चुका होगा, उस डैमेज को फिर से बॉडी रिकवर कर देती है। क्यों करती है? जस्ट बिकॉज माइटोसिस। सिंपल सी बात है ना। सिंपल सी बात है। अगर ये तुझे सारी चीजें पता है तो लिखने में कहां पे दिक्कत आ रही है? चल लिख देते हैं, है ना। सबसे पहले द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस जस्ट बाय डिवीजन ऑफ अ बॉडी सेल्स। आप पहले छोटे थे, आपके बॉडी के अंदर सेल्स जो थे वहां पर वो उसका नंबर कम था, लेकिन वो सेल डिवाइड होते गए, आपकी बॉडी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ग्रोथ हो रही है ना भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहला पॉइंट, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ओके। द डैमेज सेल ऑफ द बॉडी गेट रिप्लेस बाय द न्यू सेल बाय परफॉर्मिंग माइटोसिस। ये भी तुझे पता है, सेल डिवीजन विच हेल्प इन मेंटेनिंग द नंबर ऑफ बॉडी सेल। ये भी हमने देखा था माइटोसिस मियोसिस के अंदर, राइट। ओके, उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द वोम्ब इज ड्यू टू सेल डिवीजन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मतलब जाइगोट से पूरा का पूरा बेबी यहां पर बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस, सेल डिवीजन, राइट। तो ये भी हमने एक पॉइंट कवर कर लिया। उसके बाद इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ये माइटोसिस जो होता है यानी कि सेल डिवीजन जो होता है वो रिप्रोडक्शन की मेथड होती है। उसी से तो बॉडी सीधा सीधा डिवाइड होकर खत्म हो जाता है भाई, पूरा माहौल, है ना। द इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस हेल्प टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि बैक्टीरिया होता है, राइट। त्याच्यानंतर ऑल्सो मियोसिस हेल्प टू फॉर्म हॅप्लॉइड सेल। खूप जास्त महत्वाचा, हा वर्ड लिहिणं खूप जास्त महत्वाचं, राइट। मियोसिस हेल्प टू फॉर्म हॅप्लॉइड सेल विच जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड टू द व्हेरिएशन। सो सेल डिव्हिजन व्हेरिएशन मध्ये पण हेल्प करतो, कारण गॅमिट्स तयार होतात ते पण हॅप्लॉइड होतात। आणि त्यामध्ये माहिती आहे तुम्हाला, मियोसिस 1 प्रोफेज 1 पैकेटिन स्टेज, उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, राइट। वैसे हेंस सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी है, कुछ भी ज्यादा लिखने की यहां पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुझे सारी चीजें आती है मेरे लाल। समझ, बस उसको पॉइंट्स बराबर रखते जा, सारी चीजें होती जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके चलो, तो एज वी नो दैट कि हमारे पास फाइबर एक रखा है, ठीक है। एक वाटर है। वाटर तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सेल के अंदर कितना अमाउंट होता है, प्लाज्मा के अंदर कितना होता है, बॉडी के अंदर होता है 6 to 75%, 70-75%, राइट। तो ये सारी चीजें तुझे पता है, 65 to 70%, राइट। ये सारी चीजें तुझे पता है, तो वो प्लांट के बारे में, सॉरी वाटर के बारे में तो पता है। अब फाइबर्स, एज वी नो दैट कि हमें फाइबर्स यहां पर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन फाइबर जो होता है अदर फूड मटेरियल के डाइजेशन में हेल्प करता है। सही बात है। और उसी के साथ इजेशन, यानी कि जो फिकल मैटर, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है अपने बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी हमें फाइबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इतनी बात तुझे पता है ना फाइबर्स के बारे में, बस उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। देख क्वेश्चन क्या कहता है, फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। सबसे पहले वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर, ये लिखना इंपॉर्टेंट है ना। हम उसको डाइजेस्ट नहीं करते, लेकिन however they help in a digestion of other substances. Fibers are important. Okay, बहुत बढ़िया। आगे, and also for digestion of undigested substance we need a fiber. ये भी तूने कर दिया, राइट। वी ऑब्टेन द फाइबर फ्रॉम लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल एक्सेट्रा। ये लिखना हो तो लिख सकता है, वरना नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा। हेंस फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। क्यों? क्योंकि ये एक तो बाकी के सब्सटेंस के डाइजेशन में हेल्प करता है, और उसी के साथ ये जो होता है इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसमें भी हेल्प करता है। दैट्स व्हाई
फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टंट न्यूट्रिएंट। ये हो जाता है हमारा सही से आंसर, राइट। ओके, चलो आगे आगे बढ़ते हैं, है ना, हळूहळू हळूहळू पुढे जाऊयात। ओके, आता बघा सर, हा जर गिव्ह द रिझन बघितला ना, नाही आहे तेवढा इम्पॉर्टंट, अजूनपर्यंत विचारलेला नाहीये आणि याच्यावर विचारला पण जाण्याचे चान्सेस खूप 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 कमी आहेत। त्याच्यानंतर हा पण जेव्हा दिसताना तुम्हाला क्रेब सायकल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सिट्रिक ऍसिड सायकल, हा पण जो आहे खूप कमी विचारण्याचे चान्सेस आहे। तरी पण आपण याला थोडासा डिस्कस करू। द व्हेरी फर्स्ट, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो हमें एक पता है कि रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है भैया, सबको पता है, राइट। अब हमें यह पता है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, लेकिन हमारे पास आगे जाकर धीरे 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 जैसे क्रेब साइकिल हो गया, ईटीसी हो गया, इसके अंदर मुझे ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल पड़ता है ना, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये चीज तुझे पता है, ये चीज तुझे पता है, ठीक है, यहां तक तुझे चीज पता है, ठीक है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। हो, इतनी बात पता है। चल अब इसको लिखते, देख कैसे। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये जस्टिफाई कर दे, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के बारे में बोला है। व्हेन द ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इट इज कॉल्ड एज एरोबिक respiration, and when it is absent it is called as the anaerobic respiration। लिख दिया। अब the aerobic respiration takes place in a three step, that is a glycolysis, Krebs cycle and etc, in which glucose molecule get completely break down, और break down के आगे लिखेगा तो oxidize to form 38 ATP molecules of ATP है, 38 molecules of ATP, तूने ये लिख दिया। ओके, अब इसके बाद तू लिखेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन स्टेप टेक्स प्लेस इन विच ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑल गेट फॉर्म विच इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। इसके अंदर एक सेंटेंस लिख सकता है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन स्टेप टेक्स प्लेस in which glucose molecule is incompletely oxidized, lead to formation of only 2 ATP molecules get formed, which is very less amount of energy, है ना। Along with that lactic acid and alcohol is formed, which is not good for the organism, ये भी होता है। Hence oxygen is necessary for complete oxidation of glucose। ये आना चाहिए, है ना, ये आना चाहिए, तभी तेरा आंसर सही बैठेगा। सही बात है। चल अब उसके बाद बोला गया है क्रेब सायकल इज ऑल्सो नोन एज अ सिट्रिक ऍसिड सायकल। का बरं रे? हॅन्स क्रेबनी फाइंड आउट केलं, आपल्याला एवढं माहिती आहे। ओके, सो आता आपल्याला माहिती आहे की सर्वात आधी आपल्या या सायकलमध्ये कोण उतरलेला आहे, तो आला आपला पायरुविक ऍसिड, है ना। पायरुविक ऍसिड, ऍक्च्युअली पायरुविक ऍसिड पण नाही, त्याच्यामध्ये कोण आलाय, तो आला आपला ऍसिटिल कोएन्झाइम ए, ऍसिटिल कोएन्झाइम ए हा एंटर करतो, राइट। सर्वात आधी हा कोणासोबत मिक्स होतो, हा होतो OAA सोबत, राइट। OAA आणि आपला ऍसिटिल कोएन्झाइम हे, हा OAA 4 कार्बनचा मॉलिक्यूल, हा 2 कार्बनचा मॉलिक्यूल, आणि सर्वात आधी जो तयार होता आपल्या पाशी स्टेबल कंपाऊंड, त्याला म्हणतो सिट्रिक ऍसिड, राइट। आता सिट्रिक ऍसिड सर्वात आधी मॉलिक्यूल बनतोय आपल्या या क्रेब सायकल मध्ये, दॅट्स वाय क्रेब सायकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिट्रिक ऍसिड सायकल, राइट। या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल को ही मैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहता हूं। क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड के अंदर मुझे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्राई, मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। चल इसको लिखते। क्रेब साइकिल इज द सेकंड स्टेप इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, लिख दिया सबसे पहले। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द सर हैंस क्रेब, क्योंकि क्रेब साइकिल को ही सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। तो क्रेब साइकिल क्यों कहा जाता है पहले ये बता, हेंस इट इज नेम एज अ क्रेब साइकिल। ओके, in a Krebs cycle the link reaction product acetyl coenzyme is added with the oxaloacetate, मतलब OAA। oxaloacetate मतलब क्या होता है, OAA। ओके, the first product form is citric acid which contain 3 carboxylic acid molecules, hence Krebs cycle is also known as a citric acid cycle। ये हो जाता है मेरा आंसर, समझ में आ गया, ये हो जाता है मेरा आंसर। ओके, चलिए अब ये तो हो गया हमारे किसके बारे में बेटा, ये तो हो गया अपने लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 के बारे में। आता जाऊयात आपण लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 कडे। आता याच्यामध्ये जर तुम्ही जर बघायला गेला तर तुम्हाला फक्त आणि फक्त एकच याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला भेटतो, गिव्ह दी सायंटिफिक रिझन, आणि तो
एकच विचारला जाऊ शकतो आपल्या बोर्डमध्ये या पार्टमधून, कुठल्या या पार्ट 2 मधून, राईट. तो कुठला आहे की जेंडर जो आहे ना, हा जेंडर जो आहे तो जेंडर कुठला असतो, जेंडर जो आहे चाइल्डचा तो कोण असतो, मेल पार्टनर डिसाइड करतो, राइट. देखो इन अ कपल मेल पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड. तो न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होने वाला है उसका जेंडर मेल पार्टनर कैसे डिसाइड करता है. तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि भाई ये गैमेट जो होते हैं वो मियोसिस से होते हैं, है ना. हमें ये पता है कि मेल अगर होगा तो उसके पास 44 प्लस एक्स वाई हो गए, फीमेल अगर होगी तो उसके पास 44 प्लस एक्स एक्स हो गए. अब भाई मियोसिस होता है तभी जाकर तो 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस वाई यहां पर होता है ना. और यहां पर जो होता है 22 प्लस एक्स यहां पर तैयार हो जाता. ये लिखना तुझे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे जाकर तुझे लिखना है, इसलिए सबसे पहले तुझे मियोसिस से गैमेट फॉर्मेशन होते ये बताना है. अब तुझे यहां पर पता है कि कौन सा गैमेट किसको जाकर फ्यूज हो रहा है इसके बेसिस पर, है ना. कौन सा मेल गैमेट यानी कि स्पर्म कौन से फीमेल गैमेट यानी कि ओवम को या फिर एग को जाकर फर्टिलाइज हो रहा है, इसके बेसिस पर यहां पर जो जायगोट बनता है वो डिसाइडेड होता है. सही बात है. चलो भाई देखो, द गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय मियोसिस, ये सबसे पहले पॉइंट लिखो. क्यों? द फीमेल 44 plus XX can produce only one type of egg cell, that is a 22 plus X. अब तुझे अगर 22 plus X लिखना मैंडेटरी है तो भाई ये आया कैसे, मियोसिस से आया. तो ये समझ, तुझे समझ में आ रहा. तो कौन से सेंटेंस आगे आने वाले जो सेंटेंस है उसके पहले प्रायर इंफॉर्मेशन आपने दे दी तो वो सेंटेंस जस्टिफाई होते हैं, ये समझ, हो ना. आपल्याला इकडे लिहायचं आहे की फिमेल जो आहे एकाच टाइपचे काय करतो, एक सेल प्रोड्यूस करतो किंवा ओवम करतो, दॅट इज 22 प्लस एक्स. बट 22 प्लस एक्स आला कुठून, जेव्हा फिमेलकडे 44 प्लस एक्स एक्स आहे. कुठून, जेव्हा हे 44 प्लस एक्स एक्स सेल मियोसिस करतील. म्हणून तू सर्वात आधी लिहिला द गॅमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय मियोसिस. समझ में आ गया. ये होता है सही तरीके से लिखना. चल, तूने फीमेल के बारे में लिख दिया, अब मेल के बारे में लिख. वाइल मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, दैट इज 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई by the meiosis, right? Okay. Fusion of a sperm that is 22 plus X with a egg 22 plus X lead to the girl child 44 plus XX. And while fusion of a sperm 22 plus Y with a egg 22 plus X lead to the boy child 44 plus XY. तूने ये लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तूने ये अगर लिखा है तो इनका जो फ्यूजन होगा यानी कि जाइगोट होगा तो तुझे डिप्लॉइड बताना बहुत जरूरी है. 44 प्लस एक्स एक्स 44 प्लस एक्स वाई, खत्म, है ना. हेंस द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज डिवाइडेड क्या होता है भाई, डिसाइड बाय, राइट, डिसाइड बाय द मेल पार्टनर. खत्म, है ना. समझ में आ गया. अब धीरे धीरे यहां पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई गिव द साइंटिफिक रीजन गलत नहीं हो सकता, आ ही सकता है हमें अच्छे से. ओके, चल आगे बढ़ते. अब चलते हैं टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के साथ. अरे नहीं, एक इसमें से और एक क्वेश्चन बन सकता है, वो ये हो सकता है, फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. क्यों फ्लावर को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. अब मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, तभी जाकर उनका फ्यूजन होगा. तो फ्लावर के पास कुछ ना कुछ तो भी सिस्टम होगी ना भाई, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट बनेगा. उस सिस्टम के बारे में ही लिखना है तुझे, जिससे जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्या प्लांट. समझ कैसे, चल लिखते हैं ऐसे, ध्यान दे. फ्लावर हैव बोथ इसेंशियल एंड एसेसरी वल्स. एसेसरी वल को छोड़ दे, लिख. इन अ फ्लावर एंड्रोशियम इज अ मेल वल एंड इट्स मेंबर कॉल्ड एज अ स्टेमेन. इट प्रोड्यूस अ मेल गैमेट कॉल अ पोलन ग्रेन इन एंथर. सबसे पहले, है ना, तुझे ये पता है ना भाई स्टैमेन किसको कहता हो. तो ये अगर होता है, ये क्या है, एंथर है, राइट. ओके, ये क्या है भैया, फिलामेंट है. तो फिलामेंट के अंदर मेरे पास मेल गैमेट नहीं बनता, एंथर के अंदर यहां पर मेल गैमेट बनता है जिसको मैं पोलन ग्रेन कहता हूं. लिख दिया, बहुत बढ़िया. अब फीमेल के बारे में लिख, है ना. हाँ, यहां पर एंड्रोशियम हो गया ना, ये गलती से एंड्रोशियम हो गया, यहां पर चाहिए गाइनोशियम. चल इसको लिख देता हूं, रुको 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 रुको, है ना भाई, इसको मैं लिख दूंगा. ओके, गाइनोशियम. ओके, गाइनोशियम इज, ओके, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे. गाइनोशियम इज अ फीमेल वल एंड इट्स अ मेंबर कॉल्ड एज अ कार्पेल.
इट प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट, सही बात है, कहां पर होता है, ओवरी के अंदर। इट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल ओवियल, ओवियल लिखा है यहां पर, ओवियल कैसे लिख दिया, प्रोड्यूस इन अ ओवरी, ठीक है। इट्स फीमेल गैमेट, एग एक लिख दो यहां पर, ये गलती हो गई, एक छोटी सी गलती हो गई, माफ करो, ये एक ओवियल नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, एग सेल, एग सेल है ना, प्रोड्यूस इन अ ओवरी, तो ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवियल होता है, ओवियल के अंदर हमारे पास क्या बनता है भैया, एग सेल बनता है, इतने सबको पता है, राइट, पता है ना भाई, सिनर्जिट के बीच में होता है एग सेल, वही होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस इन अ ओवरी, ये सबको पता है ना, ऑफ अ फ्लावर विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड, सही बात है। तो ओवरी के अंदर भी ओवियल होता है, उसके अंदर वो ओवियल ही क्या होता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। हेंस फ्लावर इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, ये तो सबको पता है। तो सबसे पहले इसेंशियल और एसेसरी वर्ल्स होते हैं, उसके अंदर इसेंशियल वर्ल के अंदर एंड्रोशियम का काम क्या होता है, गाइनोशियम का काम क्या होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि हमें यहां पर बोला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये तो बता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस इन ओवरी ऑफ ओव्यूल विच लीड टू द फॉर्म अ सीड, या फिर एक कर दो यहां पर ओव्यूल के जगह, ओवरी के जगह यहां पर ओव्यूल लिख दो, ठीक है, ओव्यूल के जगह यहां पर ओवरी लिख दो, ये सही रहेगा, है ना, यहां पर ओव्यूल लिख दो, ओव्यूल के अंदर ही होता है वो, ठीक है, ओव्यूल, सही बात है, हाँ, ऑफ अ फ्लावर, है ना, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड, हेंस फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो जाएगा मेरा आंसर किसका, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 के बारे में, ओके। चलो अब यहां पर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर से कोई भी गिव द साइंटिफिक रीजन नहीं आता है, तो फालतू के बनाने में कोई लॉजिक भी नहीं है, सही बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैं सारी चीजें बता रहा हूं, राइट। चलिए अब चलते हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी की तरफ। अब टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के अंदर से भैया बनते हैं गिव द साइंटिफिक रीजन, कहां से, चल देख, यहां से। जैसे कि ये तो भाई बहुत आईएमपी है, वेरी 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 आईएमपी है ना, किस में से, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में से। क्यों कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन जो होती है उसको रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों भाई, अगर ना रोके तो आपको पता है मैटर ऑफ सेकंड में बहुत ज्यादा एनर्जी बन रही है, एनर्जी अगर बन रही है उसको कंट्रोल नहीं किया तो इससे क्या हो जाएगा कि वहां पर ब्लास्ट हो सकता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरा का पूरा मेल्ट हो सकता है। अब मेल्ट अगर हो गया, ब्लास्ट अगर हो गया, तो मेरे लाल वहां पर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होगा, रेडियो एक्टिव अगर पोल्यूशन हो गया मेरे लाल, तो भैया जी हिरोशिमा नागासाकी तो आपको पता ही है ना। इसलिए कहता हूं कि भैया इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जल्दी से मुझे कमेंट में यह बताओ कि अगर मुझे इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को रोकना है तो क्या यूज करना पड़ेगा जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन में यहां पर रोक सकता हूं, जल्दी से बताओ, चलो भाई जल्दी बताओ, ठीक है, ओके। सबसे पहले इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, चलो ओके। अब लिखते हैं फ्यूजन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, बताना जरूरी है कहां पर एग्जैक्टली हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसके लिए यूज हो रहा है, बहुत बढ़िया। चला त्यानंतर इन फ्यूजन रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन अ मैटर ऑफ सेकंड, कुछ सेकंड में ही बहुत सारी एनर्जी बन जाती है ना, क्योंकि पता है न्यूट्रॉन आता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, बेरियम, क्रिप्टॉन, तुरंत में 3 न्यूट्रॉन, फिर से यूरेनियम 235 को यूरेनियम 236, भाई बहुत फास्ट में, राइट। सो if the reaction is not carried in a control way it will lead to the big blast and the fatal, सही बात है, यहां पर बहुत बड़ा धमाका हो सकता है और फेटल हो सकता है। अब धमाका अगर हो गया तो लिख लेना भाई, धमाका अगर हो गया उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल था तो रेडिएशंस बाहर फैल जाएंगे, सिंपल सी बात है, लिख दे। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन विल लीड टू द इमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन, है ना, क्या होगा, लार्ज अमाउंट में रेडियोएक्टिव रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, ये तो बता सकता है। उसके बाद इट विल लीड टू द मेल्ट डाउन ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, हेंस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, सिंपल सी बात है भाई। तुझे अगर आइडिया है तो लिखने में क्या दिक्कत है भाई, सही बात है, लिखने में क्या दिक्कत है, लिख लिया तूने, बहुत बढ़िया। चल आगे बढ़ते। अब देख, पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन द सोलर एनर्जी इज इको फ्रेंडली, सोलर एनर्जी में क्या यूज करते हैं, सोलर रेडिएशन। अब मुझे यह बता वहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है, फ्यूल क्या है, सोलर रेडिएशन। क्या सोलर रेडिएशन से कोई गैस इमिट हो रही है जैसे कि CO2, सल्फर,
ऐसे कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। सिंपल सी बात है ना। अब कोई गैस अगर नहीं निकल रही होगी तो क्या वो पोल्यूशन करेगा? नहीं करेगा। अगर पोल्यूशन नहीं करेगा तो क्या मैं उसको इको फ्रेंडली है ये मैं कह सकता हूं? हाँ भैया मैं कह सकता हूं। अगर ये 3-4 पॉइंट पता है तो उसी को तो लिखना है। दे भाई ध्यान दे। सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको मैं बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं, बार बार ये बनती जाती है। ओके। देयर इज अ नो बर्निंग ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्यूल, क्या है यहां पर? इको फ्रेंडली बोला है तो इसके ऊपर ध्यान दो। इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली कब कहता हूं? जब वहां से कोई भी पोल्यूशन ना हो, राइट? ओके। देयर इज अ नो बर्निंग ऑफ एनी टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल इन अ सोलर फोटोवोल्टेक सेल एंड सोलर थर्मल पावर प्लांट, हेंस देयर इज अ नो पोल्यूशन बाय द यूज ऑफ अ सोलर एनर्जी, है ना? कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा। हेंस द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन द सोलर एनर्जी इज इको फ्रेंडली, इसलिए मैं इसको कहूंगा इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली कब कहता हूं? जब पोल्यूशन ना हो। तो लिख देना मेरे भाई कि पोल्यूशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर किसी भी टाइप का फॉसिल फ्यूल नहीं जला रहा है। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या होता है? कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसके साथ नेचुरल गैस होती है। इसको जलाओगे तो धुआं ही धुआं पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई, है ना? चल अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है? क्या कहना चाहता है कवि? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टर्बाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, इनके अंदर क्या यूज हो रहा है? स्टीम टर्बाइन यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर का हम स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या यूज हो रहा है भैया? पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर पानी का इस्तेमाल हो रहा है टर्बाइन को घुमाने के लिए, तो वो टर्बाइन अलग होगा। क्योंकि और वहीं पर नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट में हम गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे टर्बाइन घुमा रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, अलग अलग एनर्जी सोर्स जब मैं यूज करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग टर्बाइन भी तो अलग अलग होनी चाहिए, है ना? वाटर से घूमने वाला टर्बाइन आप स्टीम से घुमाना चाहो तो नहीं घूमेगा, पूरा इक्वेशन ही आपका मार खा जाएगा भाई। सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये तुझे अगर चीज पता है तो लिख सकता है बाकी की सारी चीजें। कैसे? चल देख। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बताना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ही हम मैग्नेट और कॉइल को घुमाते हैं, एक को स्टेबल रखकर एक को घुमाते हैं, ये पता है। अब घुमाते हैं तो किसी भी चीज को घुमाने के लिए टरबाइन की जरूरत होती है, ये भी तुझे पता है, ठीक है? फॉर द रोटेशन ऑफ द कॉइल और मैग्नेट इट नीड द टरबाइन विच रोटेट द वन ऑफ यूनिट एंड ड्यू टू दैट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस। समझ में आ गया? पहले टरबाइन का काम बताना, पहले टरबाइन का काम बता। अब टरबाइन का काम आता कैसे है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आता है। ओके चल। फॉर ड्राइविंग द टरबाइन इट रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लाइक स्टीम, विंड, वाटर। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एनर्जी विच रोटेट द टरबाइन द शेप ऑफ द टरबाइन चेंजेस अकॉर्डिंगली। स्टीम है तो अलग, वाटर है तो अलग, विंड है तो अलग, गैस है तो अलग। Hence, construction of turbine is different for a different type of plant. समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा इसका एकदम बढ़िया से आंसर। समझ में आ रहा है? अब देख भाई, अब तेरे मार्क्स कोई कट नहीं कर पाएगा। ओके चला पुढे जाऊयात। लास्ट क्वेश्चन आहे. ओके आणि हा क्वेश्चन येण्याचे पण चान्सेस आहेत. आयएमपी आहे, ठीक आहे, याला मी म्हणतो आयएमपी आहे, आयएमपी आहे. ओके चलो भाई, सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे. देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आती है भाई? बहती हवा सा, बहती पानी जैसा था वो. सोलर एनर्जी सूरज दादा. विंड एनर्जी बहती हवा सा था वो. सही बात है. अगर ये चीज पता है तो लिख दे भाई. ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड द विंड एनर्जी आर कॉल्ड एज अ रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल मतलब जो बार बार भरे, जब बार बार यहां पर क्या हो जाएगा, कभी खत्म ना हो, बार बार वो इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, बार बार वो भर जाएगा. ओके चलो, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कहां से आती है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर. सबको पता है ना, स्टॅग्नंट वॉटर किसी काम का नाही. एका जागी थांबलेला पाणी कुठल्या कामाचं नाही, वाहत असेल तर कामाचं आहे. त्याच्यानंतर सन कडून येते है ना, अँड त्याच्यानंतर काय, फ्लोइंग एअर मधून येते. ओके, आता यांचे सोर्सेस काय आहेत रे? द वॉटर डॅम है ना, द वाटर इन डैम, उसके बाद सन एंड फ्लोइंग एयर विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड एंड आर रिन्यूएबल एंड वी कैन यूज इट व्हेनेवर वी वांट टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहली बात, राइट, इतनी बात सबको पता है. ओके, उसके बाद वेयर एज द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, पेट्रोलियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड यूज फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड आर गेट एग्जॉस्टेड इन अ सम पीरियड ऑफ टाइम. Hence, hydroelectric energy, solar energy and wind energy are called as a renewable energy. तो सबसे पहले
कहां से आती है ये एनर्जी, ये बताओ। सही बात है। इनके सोर्सेस क्या है, ये बताओ। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, कितने टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगी, कोल वोल, ये सारी चीजें बताओ। और उसके बाद आपका सीधा सीधा आंसर यहां पर जस्टिफाई हो जाएगा। राइट, यहां पर क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद है भैया यहां पर एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशनच्या आतमध्ये भरपूर सारे गिव्ह दी सायंटिफिक रिझन दिलेले आहेत, बट त्यामधून पण मोस्टली विचारला जाणारा, जो आतापर्यंत बोर्डामध्ये पण विचारला गेलेला आहे, तो म्हणजे कुठला आहे, बॅलानोग्लॉसस है ना। बॅलानोग्लॉसस, हेमिकॉर्डेटा, एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा है, इसका मतलब वो आधा कॉर्डेट आधा नॉन कॉर्डेट, सिंपल सी बात है ना। It shows character of both chordates and non-chordates, right? So we have to write a chordate character, then non-chordate character, or non-chordate character, then chordates character. और यही प्रूव कर देगा कि हाँ भाई हमारा बैलेनोग्लॉसस इज अ कनेक्टिंग लिंक। सही बात है। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच शोज द टू डिफरेंट ग्रुप, द कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट, is called as a connecting link. ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो गैलानोग्लॉसस इज द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग लिंक। काहे कहेंगे भाई, सबसे पहले गैलानोग्लॉसस शो द कैरेक्टर ऑफ बोथ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। इसके पहले आप लिख सकते हो एक पॉइंट, और एक पॉइंट लिख सकते हो, बैलानोग्लॉसस इज द एग्जांपल ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, राइट, हेमिकॉर्डेटा क्या भैया, ये फाइलम है। ये हमें एक चीज पता है, हेमिकॉर्डेटा का एग्जांपल है। अब तुमने अगर यहां पर हेमिकॉर्डेटा ये फाइलम का नाम लिख दिया होगा, अब हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा यानी कि आधा कॉर्डेट आधा नॉन कॉर्डेट, नाम में ही रखा है। अब इसके बाद ये सेंटेंस लिखो, बैलानोग्लॉसस शोज द कैरेक्टर ऑफ बोथ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर कौन से है, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, उसके बाद डॉर्सल हार्ट है उसका। लेकिन कॉर्डेट के कैरेक्टर कौन से है, वो है यहां पर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। कौन से रीजन में होता है, जल्दी से बताओ। उसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। जल्दी से बताओ कि इसका जो नोटोकॉर्ड होता है वो कौन से रीजन में होता है। ओके, आणि त्याच्यानंतर दे शोज 1 to many pharyngeal gill slits, ये भी होता है। उसके बाद ही आप लिखोगे हेंस बैलानोग्लॉसस इज द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग लिंक। कैसे लिख दे इसका आंसर, सेम ऐसे लिख दे इसका आंसर, ये वाला एग्जैक्टली पेरीपैटस के जैसे ही बैलानोग्लॉसस का भी है। 2 अलग अलग ग्रुप के मुझे कैरेक्टर बताने पड़ेंगे, तभी जाकर मैं इनको कनेक्टिंग लिंक कह पाऊंगा। समझ में आ रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इसके बाद जो है यहां पर बोला जाता है कि यह भी एग्जाम में आया है कि जब कभी भी हम जेलीफिश के कांटेक्ट में आते हैं तब हमारी बॉडी इरिटेट होने लगती है। क्यों? अब तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जेलीफिश निडारिया को बिलोंग करती है। अब निडारिया नाम क्यों रखा है, फाइलम निडारिया नाम क्यों रखा है, क्योंकि उनके पास निडोब्लास्ट होते हैं। कहां पर होते हैं, टेंटाकल्स में होता है, और उनके अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है। अगर वो निडोब्लास्ट ने यहां पर अगर वो उसका जो निडल है, थ्रेड है, वो अगर उसके बॉडी के अंदर डाल दिया, पॉइजन अगर चला गया तो हमारे बॉडी में यहां पर इचिंग होती है, यार कि बहुत ज्यादा इरिटेशन, क्योंकि वो पॉइजन चला जाता है, राइट। इसके वजह से ही तो सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले तुझे क्या लिखना जरूरी है कि ये कौन से फाइलम को बिलोंग करती है, सबसे पहले, राइट। सो जेलीफिश बिलोंग्स टू फाइलम निडारिया। अब निडारिया बोल दिया है तो निडोब्लास्ट के बारे में तो लिखना होगा, द टेंटेकल बियर अ निडोब्लास्ट सेल, right? Okay. When it comes in a contact with the tentacle of a jellyfish, the poison from the nidoblast gets injected or get released into our body. Hence, the person body get irritated what come in a contact with the jellyfish. हो गया तेरा आंसर। सही बात है, हो गया तेरा आंसर भाई। उससे ज्यादा कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर इस सेंटेंस को और तोड़ना चाहता है तो तोड़ सकता है, राइट? When we comes in a contact with the tentacles of a jellyfish, the poison is released into our body. Poisons cause irritation to our body. Hence, person body irritated when it comes in a contact with the jellyfish. इसी को इस तरह से भी तोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन मैं तो कहूंगा यहां पर 4 पॉइंट बढ़िया से बन रहे, इसको इस तरह से लिख दो, बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो tortoise live on a land as well as in a water, it cannot be included in a class amphibia. देखो, टॉर्टॉइज जो है पानी के अंदर भी रहता है ना, जमीन पर भी रहता है। अब
इसको एम्फीबिया के अंदर क्यों नहीं डाला गया? अब भाई मुझे एम्फीबिया के कैरेक्टर पता होने चाहिए, मुझे रेप्टाइल्स के कैरेक्टर पता होने चाहिए। सबसे पहले टॉर्टाइज किसको बिलोंग करता है? टॉर्टाइज एम्फीबिया के अंदर नहीं आता है, टॉर्टाइज सबसे पहले रेप्टाइल्स के अंदर आता है। उसके बाद हमें यह पता है कि हमारे एम्फीबिया की जो स्किन होती है वो किसी भी एक्सोस्केलेटन से कवर्ड नहीं होती है, स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, जस्ट बिकॉज वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है। लेकिन हमारा टॉर्टाइज क्या स्किन से रेस्पिरेशन करता है? लंग से रेस्पिरेशन करता है ना भाई? सिंपल सी बात है। अब यही तो कैरेक्टर मुझे यहां पर जस्टिफाई करते हैं कि भाई हाँ, और उसी के साथ यहां पर एम्फीबिया के जो एग्स होते हैं वो विदाउट शेल होते हैं, वेयर एज रेप्टाइल के जो एग्स होते हैं वो शेल के साथ होते हैं, है ना? अंडे त्यांचे स्ट्रॉन्ग असतात, बरोबर है? ओके चलो देखो, टॉर्टाइज बिलोंग्स टू द क्लास रेप्टिलिया, ये सबसे पहले तूने बता दिया। अब रेप्टाइल्स आर ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल। ट्रू टेरेस्ट्रियल मतलब वो जमीन के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी के अंदर भी जा सकते हैं। ओके, टॉर्टाइज हैव एक्सोस्केलेटन वेयर एज एम्फीबिया के पास नहीं होता, राइट? टॉर्टाइज हैव एक्सोस्केलेटन एंड मेड अप ऑफ स्केल्स वेयर एज एम्फीबियन डू नॉट हैव एक्सोस्केलेटन। ये इंपॉर्टेंट है, तुझे एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच में कंपैरिजन करके बताना है, तभी तो तू सही से आंसर दे पाएगा भाई इसका। समझ में आ रहा है? ओके चलो, टॉर्टाइज इज अ पोइकिलोथर्म्स, that is it is unable to maintain its body temperature, so it better to live in a water। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने अभी अभी बोला था कि वो ट्रू टेरेस्ट्रियल तो है, लेकिन वो खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो पानी के अंदर जा सकता है। ओके, टॉर्टोइज ब्रीथ ओनली विद द हेल्प ऑफ लंग्स and it do not absorb dissolved oxygen with the help of skin like amphibian do। Hence tortoise, though tortoise lives on a land as well as in a water, it cannot be included in a class amphibia। हो गया? तुझे एम्फीबिया और रेप्टाइल को कंपेयर करके बताना है, कौन सी बात एम्फीबिया के अंदर है जो रेप्टाइल्स के अंदर नहीं है। जैसे कि एम्फीबिया के अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं होता, रेप्टाइल के अंदर एक्सोस्केलेटन दिख रहा है। एम्फीबिया रेस्पिरेशन लंग से करता है, सिर्फ और सिर्फ, वेयर एज रेप्टाइल जो होता है वो लंग से और स्किन से दोनों से भी कर देता है ना? और एक यहां पर शेल वाली भी बता सकता है। ओके चलो आगे बढ़े। ओके चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ओके, आपल्याला माहिती आहे 3 गोष्टी, राईट? जसा हा फाइलम आपल्यापाशी आहे, फाइलम कुठला आहे? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। इसके अंदर हमें पता है 3 सब फाइलम है भैया, 3 सब फाइलम है। कौन सा है यहां पर? एक होता है यूरोकॉर्डेटा, सही बात है। एक होता है सिफेलोकॉर्डेटा, राइट? और थर्ड कौन सा होता है भैया? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। अब देख, इसी से तू समझ सकता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स, देख 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 देख, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, ऑल दी वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, राइट? बट ऑल दी कॉर्डेट्स, राइट, बट ऑल दी कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, राइट? अगर यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा अगर वर्टिब्रेटा के अगर नीचे आ जाते हैं तो भैया मैं कह सकता था कि पूरे के पूरे वर्टिब्रेट्स ही जो होते हैं वो कॉर्डेट, मतलब पूरे के पूरे कॉर्डेट्स ही वर्टिब्रेट होते हैं, मैं ये कह सकता था। लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं, हमारे पास वर्टिब्रेट्स अलग है और सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा अलग है। समझ में आ रहा है? तो ये तो भैया कॉर्डेट है, लेकिन ये वर्टिब्रेट है क्या? नहीं। लेकिन पूरे के पूरे वर्टिब्रेट क्या है? कॉर्डेटा है। सिंपल सा यही है। ओके चल, अब इसको देख कैसे लिखेगा। कॉर्डेट्स आर दोज एनिमल हु हैव नोटोकॉर्ड इन इट्स एनी लाइफ स्टेज। तुझे नोटोकॉर्ड क्या होता है? कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, राइट? कौन से भी लाइफ स्टेज में। ओके, अंडर द फाइलम कॉर्डेटा देयर आर 3 सब फाइलम, दैट इज यूरो, सिफेलो एंड वर्टिब्रेटा। ओके, यूरोकॉर्डेटा हैव नोटोकॉर्ड ओनली इन द टेल रीजन ऑफ लार्वा. Cephalochordata have notochord only in the head, from head to tail region of adult. Okay, and but in case of vertebrata, notochord present only in embryonic stage, और वो adult में replace हो जाता है by vertebral column, right? Present only in a embryonic stage and it get replaced by the vertebral column in the adult, right? Okay, तो समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास इनके ऊपर मतलब यूरो और सिफेलो के अंदर नोटोकॉर्ड है, वो रिप्लेस नहीं हुआ वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन वर्टिब्रेटा के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर था, अब वो रिप्लेस हो गया किससे? वर्टिब्रल कॉलम से. हेंस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बट
बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बट ऑल कॉर्डेट्स, ये भी तो कॉर्डेट है भाई, ये थोड़ी ना वर्टिब्रेट है, ये तो कॉर्डेटा का अंदर ही आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आंसर, सही बात है। तो इसमें वर्टिब्रल सॉरी नोटोकॉर्ड कहां पर होता है, क्या होता है, रिप्लेस होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें बताना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉडी टेम्परेचर ऑफ द रेप्टाइल इज नॉट कॉन्स्टेंट as we know that Pisces, amphibians and reptiles are a poikilotherms। poikilotherms मतलब उसी को मैं क्या कहता हूं, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब जो खुद का बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे हम शिवरिंग करते हैं, ज्यादा ठंडी लग जाए तो, स्वेटिंग करते हैं ज्यादा गर्मी लग जाए तो, वैसे वो करते क्या, नहीं करते। ये चीजें हमें पता। ओके चला लिहूयात मग याच्यासाठी, बॉडी टेम्परेचर ऑफ द रेप्टाइल इज नॉट कॉन्स्टंट। ओके, रेप्टाइल्स अँड एम्फिबियन्स आर कॉल्ड ॲज अ पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म म्हणजे काय, कोल्ड ब्लडेड आपण त्याला म्हणतो। ओके, दे आर अनेबल टू मेंटेन देअर बॉडी टेम्परेचर बाय इट्स ओन लाइक डू एव्स अँड मैमल्स। एव्स अँड मैमल्स डू नॉट डू शिवरिंग बाय विच दे रेज देअर बॉडी टेम्परेचर, है ना। आपल्याला सांगायचं आहे की ते शिवरिंग करून बॉडी टेम्परेचर वाढवतात आणि स्वेटिंग करून बॉडी टेम्परेचर कमी करतात, अँड बाय स्वेटिंग दे कूल डाउन इट्स बॉडी टेम्परेचर। रेप्टाइल लॅक दिस मेथड अँड दे अंडरगो बरो to protect them from the extreme low and high temperature, right? Hence body temperature of the reptile is not constant। कांस्टेंट नहीं रह सकता, वो चेंज हो सकता है, और कांस्टेंट रखने के लिए उनको बरो के अंदर जाना पड़ता है। समझ में आ गया, ये होता है यहां पर आंसर। ओके चलिए अब इसके बाद चलते हैं 7 नंबर के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर से एंजाइम्स, माइक्रोबियल एंजाइम बहुत फेवरेट वाला टॉपिक है भाई, बहुत ज्यादा फेवरेट वाला टॉपिक है। ठीक है चलो, तो सबसे पहले आता है, अरे ये क्या हो गया, इसको सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, अरे भाई हाँ, ये वेरी वेरी आईएमपी है। ठीक है, उसी के साथ ये जो होता है ना, हाँ ये वेरी वेरी आईएमपी है, ये बहुत ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, कि हम माइक्रोबियल एंजाइम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटालिस्ट। क्यों भाई, इंडस्ट्री में माइक्रोबियल एंजाइम क्यों यूज करना, क्योंकि हमें उसके कुछ प्रॉपर्टीज पता है। प्रॉपर्टीज कैसे पता है, जैसे कि माइक्रोबियल एंजाइम लो पीएच पर, सॉरी लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और पीएच पे काम करते हैं। उसी के साथ अब इससे क्या होता कि जो इंस्ट्रूमेंटल कॉस्ट है, वो इंस्ट्रूमेंटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। उसके बाद हमें यह भी चीज पता है कि यहां पर जो माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, यहां पर कि इरोजन नहीं करते किसी पे, है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट में यूज कर रहे हैं उसका वो इरोजन नहीं करते, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है। राइट, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि यहां पर ये कोई से भी तरह का बाय प्रोडक्ट तयार नहीं करते, ज्याच्यामुळे काय होतं, प्युरिफिकेशन कॉस्ट कमी होते। त्याच्यानंतर हे काय, आता मायक्रोबियल एन्झाइम, मायक्रोब्स ऑलरेडी इन्व्हायरमेंट मध्ये प्रेझेंट आहे, म्हणून हे काय इन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली नसतील का, इन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली असतील, म्हणजे हे इको फ्रेंडली आहेत आणि त्यातल्या त्यात यांना मी रियूज करू शकतो। हेच तर कॅरेक्टर आहेत जे जस्टिफाय करतायत की केमिकल कॅटलिस्ट पेक्षा मायक्रोबियल एन्झाइम्स कधी पण जगात भारी आहेत। राइट, ओके, following are the reason microbial enzyme activate at a low temperature, pressure and pH, है ना, hence the instrumental cost get minimized। okay, उसके बाद it do not cause erosion of instruments, so the maintenance cost get reduced। unnecessary byproducts are not formed, so the purification get minimized, cost get minimized। we can reuse the enzyme, these are eco friendly। तो ये हो जाता है इन रीजंस के वजह से, है ना, from the above reasons माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज इंस्टेड ऑफ अ केमिकल कैटलिस्ट इन अ केमिकल इंडस्ट्री। ये हो जाता है मेरा यहां पर सही आंसर। ओके, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, वो है एंजाइम ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेस आर मिक्स विद द डिटर्जेंट। क्यों भाई, डिटर्जेंट के साथ मिक्स क्यों करते हैं? सबसे पहले डिटर्जेंट के अंदर आपने देखा होगा कि कलरफुल कुछ ना कुछ तो भी धीरे धीरे अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो होते हैं एंजाइम्स। अब क्यों, क्योंकि हम जब कभी भी यहां पर कपड़े वपड़े धोते हैं तो कपड़े धोते टाइम हम बिल्कुल भी यहां पर बहुत गर्म टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर, पीएच एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, उसी वाटर के अंदर कपड़े धोगे, नहीं तो नहीं धोंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब क्या, वो किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे यहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर लाइपेज होते हैं, प्रोटीएज होते हैं एंजाइम्स, किसके अंदर, डिटर्जेंट के अंदर, जो कि माइक्रोब से हमें मिले। ये क्या करते हैं, जैसे कि लाइपेज होगा लिपिड को खा देगा, प्रोटीएज होगा प्रोटीन को खा देगा, और ये क्या करते हैं, यहां पर जो सरफेस टेंशन होता है उसका अलग अलग करवा देते हैं। इसके वजह से फाइबर और जो कुछ हमारा ऑयल था वो सेपरेट हो जाता है। सिंपल सी बात है। चल भाई,
इसलिए एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं माइक्रोब से मिले हुए डिटर्जेंट के साथ। डिटर्जेंट इज अ क्लियरिंग एजेंट सोल्यूबल इन वाटर, इट कंबाइंड विद द इंप्योरिटीज एंड डर्ट टू मेक देम अ सोल्यूबल एंड रिमूव इट इज ओके। अब देखो डिफरेंट एंजाइम लाइक लाइपेजेस, प्रोटीएस एक्सेट्रा आर यूज इन द डिटर्जेंट। ये आपको बताना है, एंजाइम्स के नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। These enzymes act as a catalyst and thus act upon the impurities that degrading it। मतलब क्या होता है भाई, ये प्रोटीन लाइपेज किसके काम करेगा, लिपिड को खा देगा यानी कि ऑयल को डिस्ट्रॉय करेगा, प्रोटीएज जो होगा प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, द डिग्रेडेशन ऑफ इंप्योरिटीज रिड्यूस द सरफेस टेंशन फिजिक्स ओके between the dirt and the fabric due to decrease in a surface tension the impurities come off the fabric। तो यहां पर क्या होता है, जब मैं इसको तोड़ता जाता हूं फाइबर किसको, हमारे लिपिड को और प्रोटीन को, तो उनका जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता जाता है और इसके वजह से जो फाइबर होगा और जो डर्ट होगी वो निकल जाएगी। ओके, thus due to the degradative ability of enzyme used in a detergent, enzymes are mixed with the detergent। समझ में आ रहा है, तो माइक्रोवेल एंजाइम जो होते हैं इसके साथ मिक्स किए जाते हैं हमारे डिटर्जेंट के साथ। ओके, बहुत बढ़िया भैया, ये भी आंसर देख लिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में बोला गया है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से है और ये आने के भी चांसेस बहुत कम है। यहां पर ये बोला गया है यूज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन हैज बीन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब म्यूटेंट मतलब क्या होता है भैया, जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी जेनेटिक चेंजेस करे गए होंगे। अगर समझ लो मेरे पास में कोई तो भी बैक्टीरिया यूज कर रहा हूं, किसके लिए, मेरे दही बनाने के लिए, यहां पर योगर्ट चीज बनाने के लिए यूज कर रहा हूं, सोया सॉस बनाने के लिए यूज कर रहा हूं, मतलब इसके लिए माइक्रोब यूज कर रहा हूं। अब ये माइक्रोब है, इस माइक्रोब का भी भैया मारने वाला कोई तो, इस माइक्रोब को भी जो है मारने वाला जो कोई ना कोई तो भी एक पैदा हुआ है भाई। समझ में आ रहा है, बैक्टीरिया हमें पता है बैक्टीरिया सबसे छोटा है, लेकिन इस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने के लिए वायरस बैठे। समझ में आ रहा है, तो मुझे बताओ अगर ये मेरे काम का बैक्टीरिया है, इसके अंदर अगर मैंने यहां पर अगर इसको किसी ने यहां पर इंफेक्शन कर दिया तो भाई ये अपना काम बराबर से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस बैक्टीरिया के अंदर मैंने छेड़खानी करी उसके जेनेटिक्स के अंदर और इसके अंदर रेजिस्टेंस अगर बिल्डअप कर दिया तो भाई इसको कोई भी हाथ भी नहीं लगा पाएगा। इसको मैं कहता हूं म्यूटेंट, इसको मैं कहता हूं म्यूटेंट स्ट्रेन कहता हूं, राइट। देखो Industrial microbiology is the branch which deals with the commercial use of microbes in various economic, social and environmental related problems and the product. Okay. Many commercial valuable products like cheese, medicine, enzyme, fuel management, sewage treatment, etc. are manufactured and microbes are involved in this process। सबको पता है कि इन चीजों में जो होता है माइक्रोब्स यूज होते हैं। ओके, म्यूटेंट स्ट्रेन्स आर द स्ट्रेन दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, अभी बताया था, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ द माइक्रोब्स, है ना। सबसे पहले मैं इफिशियंसी भी बढ़ा दूंगा। ओके, इसके बाद व्हेन द स्ट्रेन्स आर म्यूटेटेड इन ऑर्डर टू इंप्रूव देम द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट दे आर यूज्ड टू फॉर द इंक्रीज। तो यहां पर हमने देखा था कि जो माइक्रोबायोलॉजी का ही इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में, उसमें हमने देखा था कि ट्रांसजेनिक ईस्ट देखा था, यानी क्या था कि ईस्ट की जो इफिशियंसी थी वो बढ़ा दी और उसी के साथ उसका जो रेजिस्टेंस होता है अदर माइक्रोब उनको जो डैमेज करने वाले उनका भी यहां पर रेजिस्टेंस मतलब उसके लिए उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ द माइक्रोब्स एंड दस टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट यूज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन हैज बीन इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, एक तो यील्ड बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है और उसी के साथ रेजिस्टेंस वाला पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन वो रेजिस्टर वाला पॉइंट यहां पर एक बार लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया किसके बारे में भैया, माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन ये भी तो है प्रोबायोटिक। देखा है प्रोबायोटिक, है ना, ऐसा फूड मटेरियल जिसके अंदर हम एक्टिव बैक्टीरिया रखते हैं, राइट, या फिर उसके प्रोडक्ट रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोरक्रॉट हो गया, योगर्ट हो गया, केफिर हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, मिसो सूप हो गए, राइट। तो अब ये प्रोबायोटिक की डे बाय डे यूटिलाइजेशन या फिर इसका कंजम्पशन बढ़ क्यों रहा है भाई, बढ़ क्यों रहा है, कोई ना कुछ तो भी रीजन होगा। रीजन क्या है, सब लोग ध्यान देना, फॉलोइंग आर क्या कुछ ना कुछ तो भी रीजन होगा जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जैसे कि ये क्या करता है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ा देता है ना, इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हेल्पफुल बैक्टीरिया, उसी के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनका नंबर कम कर देता है, डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद इंप्रूव द रेजिस्टेंस एंड लोअर द इल इफेक्ट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म चाहिए यहां पर, फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ड्यूरिंग क्या होता है, यहां पर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं, तो वो हार्मफुल सब्सटेंस का
इफेक्ट कम करने के लिए, उससे अगेंस्ट मतलब लड़ने के लिए रेजिस्टेंस इंप्रूव कर देता है हमारे बॉडी के अंदर, राइट। उसके बाद इट एक्टिवेट्स द माइक्रोब्स आफ्टर कंजम्पशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबायोटिक जब मैं खाता हूं तो मेरे बॉडी के अंदर जो कुछ भी हेल्पफुल और हार्मफुल दोनों के दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यहां पर मर जाते हैं। लेकिन जब मैं प्रोबायोटिक खाऊंगा तो इससे क्या हो जाए कि जो यहां पर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर गए, उनका भी नंबर अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ओके, प्रोबायोटिक्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द पोल्ट्री ऑल्सो। हेंस फ्रॉम द अबव रीजंस नाउ यूज ऑफ प्रोबायोटिक इंक्रीजेस डे बाय डे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलो भैया अब चलते हैं सोशल हेल्थ, क्योंकि डिजास्टर सॉरी सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से चांसेस ही नहीं है वहां पर आने के। ओके, अब सोशल है। अब सोशल हेल्थ से कहां से आ सकता है मयूर भैया, हमने तो सोचा ही नहीं सोशल हेल्थ से कहां से आ सकता है। सोशल हेल्थ से आ सकता है भाई, कहां से पता है, कहां से पता है, मेंटल स्ट्रेस के ऊपर। कैसे, देख ऐसे, जैसे कि हमें एक चीज पता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो लड़कियों के ऊपर या फिर गर्ल्स के ऊपर जो होता है मेंटल स्ट्रेस डेवलप करता है। सही बात है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हम लड़कों को ज्यादा एक्स्ट्रा फ्रीडम दे देते हैं, लड़कियों को रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं। जो डोमेस्टिक काम होते हैं, डोमेस्टिक वर्क होते हैं, उसके अंदर हम लड़कों को कुछ भी नहीं बताते, लेकिन लड़कियों को कंपल्शन लगा देते हैं। उसी के साथ जो एडोलेसेंट गर्ल होते हैं उनको मोलेस्टेशन और टीजिंग का यहां पर सामना करना पड़ता है। और वहीं पर हम बोलते हैं कि कंधे से कंधा लगाकर, अब है ना, लड़का और लड़की दोनों भी काम करने चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या एक्चुअल लाइफ में, नहीं होता है। ठीक है, यही रीजन जो है वो मेंटल स्ट्रेस डेवलप करते हैं किसके ऊपर, लड़कियों के दिमाग के ऊपर। इन मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड देयर आर मेनी बाइंडिंग्स ऑन अ गर्ल एंड एक्सेसिव फ्रीडम टू द बॉयज, है ना, जा भाई खेल ले, कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डोमेस्टिक ड्यूटीज वेयर एज गर्ल हैव कंपल्शन, पहले बोल रहा हूं, गर्ल हैव कंपल्शन फॉर डू द सेम, राइट। ओके, उसके बाद इन सोसाइटी टू गर्ल्स हैव टू फेस द प्रॉब्लम लाइक टीजिंग एंड मोलेस्टेशन, जो क्या करते हैं उनके अंदर जो होते हैं एक डर पैदा कर देते हैं। दिस क्रिएट्स अ इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ गर्ल। ओके, द सोशल चेंज हैज मेड वुमन इंडिपेंडेंट एंड इक्वल, बट स्टिल द मेल डोमिनेट सोसाइटी एंड द जेंडर इनइक्वलिटी परसिस्ट, कॉजिंग अ मोर स्ट्रेस फॉर द यंग गर्ल्स। सही बात है, भले ही हम बोले कितना भी कुछ, लेकिन फिर भी जो मेल है वो अभी भी डोमिनेट कर रहा है, जो क्या करता है फीमेल के जो होता है थोड़ा डेवलपमेंट के ऊपर या फिर फीमेल के ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से एक मेंटल स्ट्रेस आ जाता है लड़कियों के ऊपर। सही बात है, तो एक ही ये आ सकता है गिव द रीजन। और उसके बाद चलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट से भी एक ही आ सकता है, वो क्या होगा, मॉक ड्रिल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव लिख दो सीधे सीधे, है ना भाई। यहां पर ये पूछा गया है गिविंग मॉक ड्रिल टू द स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मॉक ड्रिल देना, रीजन देख भाई। सबसे पहले मॉक ड्रिल से क्या होता है कि हम रिस्पॉन्स क्या है वो इवेल्युएट कर पाते हैं। उसी के साथ में अलग अलग जो होते हैं यहां पर क्या कहते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होगा उसके साथ मैं कम्युनिकेशन कर पाता हूं बराबर से, हो रहा है या नहीं हो रहा है। आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एनडीआरएफ हो गया, सही बात है। इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अ डिजास्टर कंट्रोल। उसके बाद मैं खुद के एबिलिटीज को क्या कर सकता हूं, आइडेंटिफाई कर देता हूं, है ना, आइडेंटिफाइज ओन एबिलिटी, तैर पाता हो नहीं, चल पाता हो नहीं, दौड़ पाता हो नहीं। ओके, इंप्रूविंग द एबिलिटीज टू क्विक रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर, हे पण आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह माहिती आहे। त्याच्यानंतर चेकिंग द कॉम्पिटन्सी ऑफ द प्लॅन्ड ऍक्शन अँड त्याच्यानंतर आयडेंटिफाइंग द पॉसिबल एरर अँड रिस्क। ड्यू टू दिस ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ मॉक ड्रिल द गिविंग मॉक ड्रिल्स टू द स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने जो है पूरे के पूरे जितने जितने गिव द रीजन पॉसिबल है उनका विथ आंसर पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन दे दिया। इसके बाहर का तो भैया मुझे तो नहीं लगता कोई पूछा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चांसेस ही नहीं है। अगर पूछा भी गया तो भी वो इनके रिलेटेड ही पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। अगर इतने कितने भैया यहां पर अगर देखा जाए तो गिव द साइंटिफिक, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, बस 24 to 25 आपको गिव दी साइंटिफिक रीजन करके जाना है। इससे बाहर गिव दी साइंटिफिक रीजन नहीं आएंगे, और इसके वजह से आपके यहां पर 4 मार्क्स जो होंगे फॉर श्योर आपके जेब में आने वाले भाई, फॉर श्योर आपके जेब में आने वाले।
बिल्कुल भी घबराने की यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे गिव द साइंटिफिक रीजन साइंस पार्ट 2 के जो जो पॉसिबल थे वो मैंने कर दिया आपके भारी भरकम डिमांड के ऊपर। अब आपका फर्ज बनता है कि इनको प्रॉपरली अपने हाथों से लिखो, एक बार समझो और फिर भैया एग्जाम में फोड़ दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।